अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कल दिन भर चर्चा रहा जलसे का और फिर दोपहर को जलसा हुआ। जलसे के नतीजे में बहुत से तज्जिए सामने आए और आज हमने देखा दिन भर प्राइम मिनिस्टर बिलशमूल उनकी जो पार्टी के लोग हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने इस पर बात की और ये कहा। फिरदौस आशिक अवान साहब पंजाब से जो बोली, उन्होंने कहा कि जी एक मसीहा है, उस मसीहे के हवाले से वो जो गुल करने की कोशिश कर रहे हैं उस चिराग को, जो मसीहा है वो चिराग है इस माशरे के लिए, और ये जो चिराग है अवाम इस चिराग को गुल नहीं होने देगी। तो उन्होंने तो लुबे लुबाब ये था जो हुकूमत के हवाले से जो तनकीद हो रही थी, और भी बहुत सी तनकीदें हुई। चकरी साहब के हवाले से हुई, ये भी कहा गया कि जो शरीफ ख़ानदान की सियासत है कल उसको दफना दिया गया, क्योंकि हुकूमत की जो एक पोजीशन है वो ये है कि जो कल जलसा हुआ उसमें लोग बहुत कम थे। उन्होंने कहा कि 100 एकड़ों पर मुहित था वो जगह, लेकिन शायद 5 एकड़ को चूज़ किया और उसके अंदर लोगों को भरने की कोशिश की, और ये कि वो भी लोग जो थे वहाँ भी पूरे नहीं आ पाए और जगह बहुत खाली रह गई। आपको ये बताते चलें कि हमने इस प्लेटफॉर्म से पोजीशन ली थी कि ये नहीं होना चाहिए कोरोना के दिनों में, और शायद खाकान वासी साहब आए भी यहाँ थे तो उनसे भी हमने उनकी पुरानी जो थी शॉर्ट्स चलाए उनको और हमने याद दहानी उनकी कराई। बहरहाल उन्होंने भी अब एक यू टर्न लिया हुआ था, उन्होंने कहा लॉकडाउन ही आप टेस्टिंग करवाएं। बहरहाल तो जब हुआ कल जलसा तो हमारा तो काम था कि जाके कुछ ना कुछ देखते ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो बड़ा मुश्किल से फिर सुबह के वक्त नाज़रीन गए, सुबह के वक्त तो तैयारी हो रही थी, उसके बाद फिर शाम में गए मास्क वास्क पहन के, लेकिन अंदर नहीं गए, ऊपर से बाहर से खड़े होके देखा। और बाहर जो ग्राउंड के बाहर जो हमने देखा लोग थे, यकीनन जमा हुए थे लोग, और ये नहीं कहा जा सकता कि हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन दर्जनों की तादाद में, 100 की तादाद में ग्राउंड से बाहर लोग जमा थे और काफ़ी यानी वलवला था, जोश था। और बहुत अरसे के बाद पीपल्स पार्टी के हवाले से भी भुट्टो के नारे भी लग रहे थे और PMLN के लग रहे थे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के। और जब हम सुबह गए तो ये जब कहा जाता है कि मौलाना फजल रहमान के लोग थे, ये बात दुरुस्त है। जब हम कल 8 बजे 9 बजे सुबह पहुँचे तो उस वक्त 9 बजे भी फजल रहमान साहब के लोग थे। कोई कह रहा था सक्खर से आए, कोई कह रहा था हम शिकारपुर से आए। तो बहरहाल शाम में हमने वही देखा, ऊपर से हमें वही नज़र आया जो आपको नज़र आया कि कैमरे की आंख से के अंदर बहुत रोशनी थी और लग रहा था लोग ज़्यादा हैं। अब हुकूमत क्या कह रही है वो भी आपके सामने है, और मरीम नवाज साहबा क्या कह रही हैं वो भी आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि इतने लोग थे कि तारीखी जलसा था। उन्होंने ये कहा कि जितने अंदर थे उतने ही हज़ारों बाहर थे और वो अंदर नहीं आ पाए। बहरहाल वो उनकी असेसमेंट है। और हम इससे पहले अपने पैनल ऑफ एनालिस्ट के पास जाए नाजरीन, हम आपको सुनाते हैं कि कल जो PDM की लीडरशिप थी वो क्या रहे थे, यानी कि आगे के लाहे अमल से किस तरफ वो इशारा कर रहे थे। तो सुनिएगा मरीम नवाज साहबा ने क्या कहा, बिलावल भुट्टो ने और फजल रहमान साहब, सुनिएगा। बात की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से, निकलोगे, और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे। वादा, हाथ उठा के वादा। शायलों का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद हमारे हैं। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन, ये लुबे लुबाब था कि लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफे हम साथ लेके जाएंगे। और अभी एज वी स्पीक बात हो रही है PDM की लीडरशिप के दरमियान, और वो ये कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसका जिक्र था पहले कि वो कल के जलसे में उसको कहा अडॉप्ट किया जाएगा, कि वो उसको फाइनलाइज कर रहे हैं और तारीख देंगे, हतमी तारीख
लॉन्ग मार्च की, क्योंकि कल ये कहा गया एंड ऑफ जनवरी अर्ली फरवरी, और 7 इस्तीफों का भी कहेंगे। तो ये आज जो लंबी बैठक हो रही है पीडीएम की लीडरशिप की, तो कुछ और लाहेअमल सामने आएगा। हुकूमत बहरहाल ज़ाहिर चल रही है और कोई बज़ाहिर ऐसे तो नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत कोई लपेटी जा रही है। और साथ ये भी कहना मेरा ख्याल है ज़रूरी है बताना कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कोई सॉलिड इंडिकेटर नहीं होता उसका मईशत का, लेकिन यकीनन वो कॉन्फिडेंस जो होता है, जो साइकोलॉजी होती है कि कितना कॉन्फिडेंस है कितना नहीं है। आज जो स्टॉक मार्केट है कोई 800 750 पॉइंट यकदम ऊपर गई है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं और हुकूमत यूजेस दिस फॉर देयर ओन एडवांटेज। वो कहते हैं कि देखिएगा ये तो सब ख़त्म है सियासत और ये अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। चीनी की भी कीमत कम हुई है, यकीनन कीमत कम हुई है, वो हमने चेक किया है। 80 रुपये भी है बाज़ार में, 80-85, और यूटिलिटी स्टोर में बहुत बुरी क्वालिटी की है 70 रुपये। बट बहरहाल लेट्स गो टू आवर एनालिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। नाजरीन, हमारे अपने सलीम बुखारी साहब चैनल 24 की वेबसाइट को भी एडिट करते हैं और एनालिस्ट हैं, और बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत को बड़ी देर से देख रहे हैं और बड़े करीब से देख रहे हैं। एडिटर भी रह चुके हैं, एंकर भी रह चुके हैं। एंड बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, ऑथर, राइटर, एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट एंड एंकर। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब भी नाजरीन सियासत को बड़ी देर से देख रहे हैं और बड़े करीब से देख रहे हैं। और हमारे साथ मेहर बुखारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, होस्ट न्यूज़ आई ऑन डॉन न्यूज़ करती हैं, काफ़ी देर से प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, एनालिस्ट भी हैं। मेहर बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तो शुरू करते हैं, ज़रा लाहौर से शुरू करते हैं। सलीम बुखारी साहब, हुकूमत की असेसमेंट आपके सामने है। आज मुतअद्दिद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनका दफना दिया गया जो बयानिया, वर्ड दैट आई डोंट लाइक, लेकिन बहरहाल बयानिया दफना दिया गया है। और ये कि एनआर तो मैं नहीं दूंगा, आप लोग करें जो करना है अपने। जी सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका नसीब ज़ारा, आपने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। गुजारिश ये है कि लाहौर में बैठ के, चूँकि हम इसको बहुत करीब से मॉनिटर भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, जहाँ तक हुकूमत के इन दावों का ताल्लुक है कि ये जलसा फ्लॉप हो गया, तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँगा। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, मुल्तान, इन सभी जलसों को उन्होंने कहा कि नाकाम हो गए हैं, इनका बयानिया पिट गया है, ये तो आपको याद होगा। तो यहाँ कोई नई बात नहीं थी, बल्कि हमारे वज़ीर आला तो इतने एंथुसियास्टिक थे कि उन्होंने सुबह 10 बजे कह दिया कि जलसा नाकाम हो गया है। इसी तरीके से फयाजुल हसन चौहान साहब ने, तो उन्होंने तो ये तय किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि जलसे में चाहे 10 लाख आदमी आ जाए, चाहे 50 आए, आपने इसको नाकाम कहना है, तो उन्होंने कह दिया। सो कोई क्राइटेरियन नहीं बता रहे हमें कि नाकाम जलसा कहने का क्राइटेरियन क्या है। अगर आप वीडियो फुटेजेस देख लें तो आप इसको ये तो शायद कह सकें कि कोई तारीख नहीं लिखी गई या फ़कीदुल मिसाल जलसा नहीं था, लेकिन ये नाकाम जलसा किसी भी क्राइटेरियन से नहीं था, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक पूरी सीरीज़ चली है जलसों की, ये 5वां जलसा था। और आज आपको मालूम है कि पीडीएम की लीडरशिप बैठी हुई है, वो अगला जो 1 महीना है, लॉन्ग मार्च से 1.25 महीना, उसकी स्ट्रेटजी तय करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे तो पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी और प्रोफेसर गफूर हैदरी ने, जब उन्होंने हमारे चैनल के दफातर का दौरा किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो महीना 1.25 महीने का टाइम होगा, इसमें हेडक्वार्टर्स पर और तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर पहिया जाम भी होगा, हड़तालें भी होंगी, एहतजाज भी होगा, वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, अगर हमने यही तय करना है कि जलसा कामयाब था कि नाकाम था, तो 2, 3, 4 फैक्टर ऐसे थे जो पहले नहीं थे, जिन जलसों का हवाला हम देते हैं। बेनज़ीर का 1986 में जब वो वापस आई थी, 10 अप्रैल को हुआ था, और इमरान खान साहब का जो 30 अक्टूबर को हुआ था। उस वक्त ना तो कोरोना था, ना कोरोना से हुकूमत बैठ के इतना लोगों को डरा रही थी, ना थ्रेट। इस तरीके से आपने देखा कि टारगेट किलिंग तक कहा गया कि मौलाना फजल रहमान मरियम और बिलावल जो है वो टारगेट है। तो तमाम तर हुकूमत की कोशिशों के बावजूद डीजे भट्ट के साथ क्या हुआ मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुर्सियां देने वालों के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है। ये सब कुछ उनके जलसों में नहीं था। अगर आपको याद हो, जो 126 दिन का धरना था वो परेड ग्राउंड में होना था, वहाँ उसके बाद उन्होंने कहा हम 0 पॉइंट आएंगे, उनका आ जाइए, फिर उनका हम आप पारे आएंगे, उनका आ जाइए, फिर उनका हम डी चौक आएंगे, उनका आ जाइए, आपको याद होना चाहिए। तो सर्कमस्टांसेस इतने नेगेटिविटी में नहीं थे जितने हम आज देखते हैं। इसलिए उन जलसों का और इन जलसों का मेरे नज़दीक कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इस जलसे को आप मिसाली बेशक ना कहें, लेकिन नाकाम किसी तौर पर आप इसको नहीं कह सकते। और जिस तरह का
ठीक यानी अब हम हुकूमत का सुन रहे हैं। बिल्कुल। जलसों की नाकामी, एक आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, जलसों की नाकामी जो है उसको और कामयाबी को देखने का क्राइटेरियन एक ही होता है कि हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो उनके वजीर सफ़ीर हैं, उनके चेहरों पर कितनी परेशानी थी, कितनी बुखलाहट थी। अगर इस क्राइटेरियन से चेक करें तो ये पांचों के पांचों जलसे मुझे तो कामयाब लगते हैं। जी जाहिद जलसे कामयाब थे। और आप ये बुखारी साहब के अपने सुना व्यू, आप किस तरीके से देखते हैं कल का जलसा, उसका इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट, दैट्स द क्रिटिकल थिंग। देखिए, दो चीजें है कि एक कोई जलसे के मुतालिक कोई ये खुद कहना कि किस हद तक जो है वो कामयाब था, किस हद तक नाकाम था, उसमें मेरे ख्याल इस बहस में पढ़ना मुनासिब नहीं है। लेकिन दो चीजें थी कि लोगों की तादाद से नहीं बात होती है, लेकिन एक चीज ये थी कि जितना क्रिएट की गई थी हाइप पिछले कई हफ्तों से कि लाहौर में जो है ये बड़ा जलसा होगा और उससे जो है पूरी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, मेरा ख्याल ये कि वो नजर नहीं आती थी। जो एक्सपेक्टेशन जो बढ़ाई गई थी उस तरह से कोई जो है वो नहीं आती कि इसके बाद क्या होगा। जब वह तकरीरें कल थी, ठीक है तकरीरें भी हुई, लेकिन मुझे उसमें तकरीरों में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो कि पहले के जलसों में नज़र आती थी। एक हद तक एक आमंगी भी नज़र आती थी और एक थोड़ा सा जोश और जज्बा भी नज़र आता था। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई है। इस पे तो मेरे ख्याल जाना बेकार है कि तादाद कितनी थी, कितनी नहीं थी। वो तो किसी के जो भी आप जिससे पूछें उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन असल बात ये होती है कि इम्पैक्ट की। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लाहौर एक ऐसा जगह थी जिसमें कहा जा सकता है कि कंप्लीट एक पॉलिटिकली जो है वो पीएमएलएन के गढ़ है, जहाँ पे किसी ने सही कहा था कि 13 लाख वोट उनको पड़े थे और 14 में से 12 सीटें इनकी जो है नेशनल असेंबली में यहीं से है। और न सिर्फ ये बल्कि अगर पूरे लाहौर डिवीजन को देखा जाए तो इसमें जो है मुस्लिम लीग को वाज़े अक्सरियत मिली थी, बहुत ज़्यादा उनकी एक कुव्वत का इज़हार भी था। तो उस लिहाज से अगर हम देखें कि जलसा जो है वो उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं था। चाहे उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वक्त का जो था कि शाम को देर से या जो है सर्दी की वजह से, वो सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन ये कि जो जिस किस्म का इसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो अब अपोजिशन के लिए ये नजर आती है कि ये जलसा भी हो गया, सबसे बड़े गढ़ में जलसा हो गया, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा और तकरीबन 1.5 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो यही बहुत बड़ा इनके लिए एक चैलेंज अभी भी है अपोजिशन के लिए कि जो उन्होंने एक मेयार बनाया है कि इस हुकूमत को गिराएंगे, क्या ये मुमकिन हो सकता है इन जलसों के जरिए। तो वो जो है वो सवाल, ये इस चीज़ का जवाब अभी पीडीएम को देना है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, ठीक है, हुकूमत तो अपने तौर पे एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है, वो इसी किस्म की बात करेगी कि बहुत कम जलसा था या नाकाम रहा था। वो भी मतलब उनकी खुशफहमी है, वो उस लिहाज से वो कह सकते हैं कि उनके चैलेंजेस भी कम नहीं हुए हैं। तो अब ये थी कि एक ऐसी सूरत हाल अभी भी मौजूद है जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल स्टेलमेट, और वो बरकरार है। उसके टूटने के वापस आते हैं। जाहिद आई कम बैक टू यू कि आप जरा तफसील में हमें बताएं कि हुकूमत के हवाले से आपको क्या नजर आता है, उनके पास क्या ऑप्शंस है। महर ये बताएं, आप तो लाहौर गई थी जलसे से पहले, वहाँ लोगों से भी मिल के आई, और अब जो आपने कल देखा जलसा, आप उसको कैसे असेस करती हो, उसका इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स? नंबर्स का वी आर नॉट इंटरेस्टेड। नसीम, डायरेक्ट कोरिलेशन है इम्पैक्ट का एक्सपेक्टेशन से, उम्मीदें जो वाबस्ता की गई थी, और मैं जाहिद साहब से इत्तेफाक करती हूँ इस हद तक कि क्योंकि उम्मीदें इतनी ज्यादा वाबस्ता की गई थी और ये तो एक इनकलाबी जलसा होना था, ये तो डू और डाई, आर या पार वाला जलसा था। तो उस थ्रेशोल्ड के मुताबिक अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इतना इम्पैक्टफुल नहीं हुआ। आप सही वजह फरमा रही हैं कि नंबर गेम में नहीं घुसना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस वो थी नहीं जब 30 अक्टूबर को इमरान खान ने किया, और लाहौर की तो बहरहाल एक तारीख रही है, चाहे फातिमा जिन्ना हो अयूब के खिलाफ या बीबी का रिटर्न हो। तो लाहौर के जलसा जो मोरख लिखता है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो लाहौर की जल्द से जब मोरख लिखता है तो वो तो एच हो जाते हैं हमारी मेमोरीज में, वो तो हम लोग उनका जिक्र करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि मुझे नहीं लगता कि मोरख इस जलसे को लिखेगा उस फहरिस्त के अंदर कि जिधर लाहौर के बड़े बड़े शो डाउन हुए थे या बड़े बड़े जलसे हुए थे या लोग और क्राउड उमड़ के बाहर आया था। सो मुझे लगता है कि जो ये टेम्पो बनाना चाह रहे थे, और कल मेरी मरियम साहिबा की करीब टीम से एक दो लोगों से भी बात हुई, शुरू के अंदर ये भी हमें बताया गया
कि वो बहुत अपसेट हैं, वो परेशान हैं कि क्यों नहीं वो इतनी मोबिलाइजेशन के बाद लोग निकल के आए। देखें 1 करोड़ 20 लाख का ये आपका शहर है। उसके अंदर नॉर्थ और सेंटर के अंदर पीएमएलएन छाई हुई है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये, और उससे हट के आपकी 11 जमातें साथ इकट्ठी हुई हैं। ये बात सही है बुखारी साहब की कि कोरोना है, कोविड है और ये गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद इस बात को तो ये तो एक हिंड्रेंस नहीं ठहरी पीएमएलएन की जमात के लिए। राना सनाउल्लाह तो हर जगह कहकर आए कि अपनी जिंदगी खतरे में डाल के भी बाहर आई है, और हमारा इसके बावजूद उन्होंने ये कभी डिस्क्लेमर नहीं लगाया क़यादत ने कि कोविड की वजह से थोड़ा सा हम देखेंगे कि जरा अगर लोग कम भी हुए, उन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं लगाया। हर जगह कहा ये आर और पार तो ये डेफिनेटिव होगा। तो अब जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं बहरहाल, ये मेरे नजदीक तो इम्पैक्टफुल नहीं था। इसका जो उन्होंने टेम्पो सेट करना था, जो चाह रही थी पीडीएम की क़यादत, वो टेम्पो नहीं सेट कर पाए। अब हमें ये जरूर बताया जा रहा है कि 22 या 25 जनवरी को लॉन्ग मार्च के अंदर इस्लामाबाद एंटर होंगे। मौलाना साहब सक्खर से निकलेंगे, बिलावल कराची से निकलेंगे, मरियम साहिबा लाहौर से, आपके अचक साहिब और दीगर लोग क्वेटा से निकलेंगे। अच्छा, 25 और 26 को वो निकलेंगे वहाँ से। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। और आपने सुना हमारे पैनलिस्ट तो कह रहे हैं बड़ी क्लियरली, 2 का तो ये ख्याल है कि इम्पैक्टफुल नहीं था, और ये बात अपनी जगह सही है कि ये कहा गया था आर या पार के पाकिस्तान का जो चार्टर है उसको भी अडॉप्ट करेंगे एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो नंबर्स उतने नहीं आए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नंबर्स नहीं आए, लेकिन अभी जो ये इस वक्त बैठे हुए मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद आगे का जो सफ़र तय करना है, तो हुकूमत पर इसका क्या असर होगा और हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या करेगी। विल दे गो बियॉन्ड जो कह रहे हैं इमरान खान साहब बार बार के मैं एनआरओ नहीं दूंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, अगर जलसा इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, उतने नंबर्स नहीं थे, जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि पीडीएम जो है वो कह रही है कि जी हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बात दुरुस्त है, जैसे बुखारी साहब कह रहे थे कि 5 जलसे हुए हैं और जो उन्होंने तैयार किया था अपना टाइम टेबल, उसको लेके आगे बढ़े। बुखारी साहब, पैनलिस्ट बाकी हमारे कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन को तो नहीं मीट किया। अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस हैं? इस्तीफा, लॉन्ग मार्च, और उससे हुकूमत पर इम्पैक्ट क्या होगा? नसीम, थोड़ी सी वजाहत की इजाज़त मुझे दीजिएगा। पहली बात तो ये कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि ये जलसा कोई तारीख लिख गया, नई रकम कर गया तारीख, या कोई कमाल हो गई। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो क्राइटेरियन ये कहने का है कि ये नाकाम जलसा है, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाला तर है, क्योंकि ये कहना कि कल वहाँ लोग आए ही नहीं थे, ये बिल्कुल बेमानी बात है। अंदर थे लोग, बाहर थे लोग, लेकिन जलसा जलसा था। बहरहाल जो आपका सवाल है कि अब इसका क्या इम्पैक्ट है, मैंने कहा इम्पैक्ट के लिए तो आपको देखना पड़ता है कि हुकूमत इसको किस तरह से ले रही है। जिस तरह कल वहाँ 56 कैमरे लगे हुए थे, 22 ड्रोन हवा में थे, मॉनिटरिंग रूम बना हुआ था, डीसी साहब के दफ्तर में एक अलहदा मॉनिटरिंग रूम बना हुआ था। इससे पता चलता है कि इम्पैक्ट तो हुकूमत के ऊपर है। जो असल बात है वो शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए आपके सामने लाने की, वो ये है कि हुकूमत सिर्फ जलसों को नाकाम कह के सस्टेन नहीं कर सकती अपोजिशन की मूवमेंट को, ये याद रखिएगा। हुकूमत को अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे वो इकदाम करने हैं जिस तरफ वो अभी जाने के लिए आमादा ही नहीं है। अभी तो वो सिर्फ हमें 2.5 साल से पिछले नोहे मरसिए और जो कहानियां हैं वो सुना रहे हैं। हम सुन हिफज हो गए हैं पूरी की पूरी कौम को। उनको जज होना है और उन्होंने सस्टेन करना है अपनी परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के एतबार से भी अगर मेरे पैनलिस्ट यही कहते हैं कि इन्होंने बहुत कमाल कर दी है, तो मैं उनके साथ इत्तेफाक किए बगैर मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई पास से नहीं गुजरी इनके। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात ये करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पर नहीं देखा जाता। देखना यह है कि आम आदमी की ज़िंदगी पहले से आसान हुई है या पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गई है, कीमतों का क्या हाल है, बेरोज़गारी का क्या लेवल है। ये सारी चीज़ें हुकूमत की नेगेटिव में हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि अगर उसने सस्टेन करनी है ये मूवमेंट, तो वो गवर्नेंस की तरफ मुरागब हो। सस्टेन नहीं, आपका मतलब काउंटर करनी है। बहुत मुश्किलात होंगी सर, आपका मतलब काउंटर करनी है। अगर उन्होंने काउंटर करना है, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनके आने वाले दिनों के प्लान्स हैं, कुछ तो उन्होंने अभी कार्ड अपने सीने से लगाए हुए हैं और कुछ बातें जो हमें पता है, जो मौलाना साहब ने भी बता दी हैं। जो कल की जलसे की एक बहुत अहम बात थी जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है, वो बिलावल भुट्टो की तकरीर का वो एलिमेंट था जब उन्होंने कहा कि अब मुझे फ़ोन करने बंद करें आप। जाहिर है वो पीटीआई की हुकूमत का तो कोई बंदा उनको फ़ोन नहीं कर रहा ना,
आपको भी पता है ये फ़ोन कहाँ से आते हैं, मुझे भी पता है ये फ़ोन कहाँ से आते हैं। मतलब ये है कि कल उस फोरम से, उस प्लेटफॉर्म से ये कह दिया गया है कि जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, इनसे तो बात होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिलावल स्पीच। अच्छा जी जाहिद, दैट वाज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिलावल स्पीच के फ़ोन बंद करने बंद कर दें तो ज़ाहिर बुखारी साहब फरमा ये रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं कर रही तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, फ़ौज की तरफ से कोई कर रहा है फ़ोन, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन इसको कैसे देखते हैं? फिर हम चलेंगे कि अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक भी नहीं, गवर्नेंस ठीक भी नहीं, तो क्या इसका मतलब हुकूमत को कोई खतरा है सर्वाइवल का? उस पर विल कम बैक लेटर, बट जाहिद सिंस योर एक्सपीरियंसेस ऑफ 3 डेकेड्स ये देखते हुए पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स, तो ये फ़ोन कॉल्स पे आपका क्या रद्द अमल था इस फ़िक्रे पे बिलावल के? देखिए, दो चीज़ है कि एक तो ये कहना कि जो है हुकूमत कल चली जाएगी, वो सही नहीं है। मतलब कोई भी पाकिस्तान में तारीख पे आप उठा के देख लें कि जलसे जुलूस चाहे कितने भी ताकतवर हो, मतलब ये है कि हमें अभी जो हालिया जो याद है वो तो इमरान खान का याद है, जब यहाँ पे तकरीबन 4 महीने उन्होंने धरना भी दिया और फिर लाहौर में बड़े बड़े जलसे किए और जगहों पे भी जलसे किए, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा है। असल में जो है एक तो चैलेंज इसके लिए अपोजिशन के लिए ये है कि इसको सस्टेन कैसे करेंगे, चाहे जो है वो अब ये 3 महीने हो चुके हैं, 2 महीने और अभी टाइम है कि वो लॉन्ग मार्च करने का, ये सब कुछ है, लेकिन किसी भी मूवमेंट को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और चाहे वो कितनी बड़ी ताकत के साथ अपोजिशन आए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको करना पड़ता है कि अगर आप सर्दियों में लेके आएंगे, यहाँ फर्ज कीजिए आ गए जनवरी के आखिर में, हज़ारों की तादाद में लोग आ गए, तो क्या यहाँ पे सर्दी में उस तरह से बैठा सकते हैं? मेरे ख्याल नहीं हो सकता है। तो एक तो ये बात है कि ठीक है, अपोजिशन तो यही रहेगी कि हम इस तरह से जो है हुकूमत को गिरा देंगे। दूसरी बात ये आती है कि जब आप कहते हैं कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल ये तो रेटरिक तो हो सकती है, लेकिन ये कि ये जो है इस पे अमल नहीं हो सकता है। अपोजिशन पे अगर बात नहीं करेंगे तो किससे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? या तो आप तय कर ले किससे बात करनी है। कभी आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती है, कभी हुकूमत से बात नहीं हो सकती है। मसला ये है कि कभी भी ये नहीं होता है कि आप जो है वो किसी भी बातचीत के दरवाजे बंद करते हैं। ये तो हकीकत है कि आपको कहीं ना कहीं तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, चाहे वो आपको हुकूमत हटाने के लिए भी है तो भी मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। एक तो ये मेरा ख्याल ये है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं वो करता हूँ, इसकी अहमियत नहीं देता हूँ। ये तो एक किस्म की जो है वो जो है नारेबाजी है, क्योंकि अगर देखा जाए, चलिए पीपल्स पार्टी में एक बात कर लें कि वो बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि तो सिंध में एक गवर्नमेंट मौजूद है, क्या वो सिंध की गवर्नमेंट जो है वो उसको भी ख़त्म करना चाहेंगे? तो बहुत सारे चीज़ें आती हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस्तीफा देना कहना बहुत आसान है। हमने देखा था कि इमरान खान ने भी इस्तीफे दिए थे, लेकिन उसको कभी भी जो है उसकी अहमियत उनकी पार्टी ने भी ज़्यादा नहीं दिए थे, हाफ हार्टेडली थे। ये आसान काम नहीं होता है और ये तमाम चीज़ें जो है अपने रास्ते बंद नहीं होते हैं कभी भी। अपोजिशन कभी भी अपने रास्ते बंद नहीं करती अपोजिशन, महर हुकूमत रास्ते अपने बंद करती है। आपको मालूम है इजलास से, इस जलसे से कोई 48 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, औरों ने भी कहा, फवाद चौधरी ने भी कहा कि जी आप बात करें, बात हर चीज़ पे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हर चीज़ पे करें बात, अलावा एनआरओ के। तो वो ये लोगों ने इंटरप्रेट किया कि वो 2 दिन जो जलसे से पहले के थे, हुकूमत ने पब्लिकली ये शो किया कि दे वर ओपन टू डायलॉग। बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। वो कहते हैं ना, जो मुक्का लेट याद आता है वो खुद को ही मार देना चाहिए, कुछ ऐसा ही इधर हुआ है। मसला ये है कि जो हाई मॉरल ग्राउंड और मैच्योरिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हुकूमत से, और जो रवायती तौर पे हुकूमतें दिखाती हैं, जो लचक भी दिखाती हैं, वो तो डे 1 से इन लोगों ने नहीं दिखाई। तो बड़ा लेट इन द डे इनको रियलाइज हुआ है कि अगर नंबर गेम इनके हक में है और नंबर गेम के मुताबिक अगर इनको असेंबलियों में नहीं भी मसला पड़ेगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान नहीं होगा, इलेक्टोरल कॉलेजेस अगर आप डिसॉल्व कर भी दें तो वो बाद में हो सकते हैं, सेनेट के इलेक्शंस है, कोरम भी पूरा रहे तो ये असेंबली चला सकते हैं। बट द फैक्ट इज कि मॉरल लेजिटिमेसी चली जाती है। एक हाउस की क्या बुक्कत है अगर उधर वॉइस ऑफ डिसेंट सारी खत्म हो जाए। तो ये उन्होंने जरूर, इनको ये रियलाइज हुआ है। तो बिट टू लेट इन द डे जिस तरह आपने देखा, मगर आई थिंक कि इधर
ऑपोजिशन एसेंशियली क्या करना चाह रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रलाइज करना चाह रही है कि ये वो जनाजा बन जाए जिसको कंधा देने वाले भी थक जाएं और कह दें बस भाई अब हम नहीं कर सकते ये, और एंड दैट इज व्हाट दे आर बाइंग फॉर, दैट इज व्हाट दे वांट एग्जैक्टली। क्या वो ये अचीव कर पाएंगे? ऑफ कोर्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि ये हुकूमत जो है ये कितनी समझ से आगे चलती है, कितनी प्रैक्टिकली चीजों को वे आउट करती है। अभी तक इमरान खान साहब ने टास्क तो दिया है अपने एक दो वज़रा को, वो इंगेज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दोनों अतराफ से ये खबरें मिल रही हैं, मगर ये जिस तरह की इंगेजमेंट जिस सतह के ऊपर अभी चल रही है उससे तो दाल गलनी नहीं है, क्योंकि जो एसेंशियल आपके स्टेक होल्डर्स हैं पीडीएम के अंदर, मौलाना साहब हों, वो एक रेलेवेंसी की जंग लड़ रहे हैं। ही वांट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ इमरान खान पॉलिटिकल स्कल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो कह चुके हैं बड़ी जी बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम देखें उनके लिए दो चीजें आज बहुत अहम है। एक उनकी नाअहली का इशू, एक मरियम बीबी का मुस्तकबिल। ईदर विच वे अ बिग शिफ्ट और शेक अप इन द सिस्टम जो है वो उनको सूट करता है। वेलकम बैक नाज़रीन। तीन चीज़ें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही हैं, हालांकि इनमें से कोई नई बात वैसे तो नहीं है, नथिंग अर्थ शेकिंग। एक तो उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक हम हुकूमत को टाइम दे रहे हैं कि वो घर जाएं, तो पता नहीं मौलाना साहब क्या कहें अब मौलाना साहब के हवाले से। हुकूमत तो कोई नहीं जा रही, खुद तो नहीं जा रही, इमरान खान साहब कह चुके मुतअद्दिद मरतबा, एंड ही मीन्स व्हाट ही सेज इन दिस केस। अच्छा, तो 31 जनवरी की डेडलाइन दी है हुकूमत को, 1 फरवरी को उन्होंने कहा है फिर हम अनाउंस करेंगे लॉन्ग मार्च की तारीख। और मेरा ख्याल है जो हमारे पैनलिस्ट में से किसी ने कहा ना कि सर्दी बहुत होगी, तो बात दुरुस्त है, सबको ये समझ है कि इट विल बी वेरी कोल्ड, डेडली कोल्ड। तो इस वजह से मेरा ख्याल है वो ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा बाहर का मौसम आ जाए फिर लॉन्ग मार्च हो। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक सब अपने जो इस्तीफ़े हैं वो दे दें अपनी अपनी लीडरशिप को। ये शायद पहले भी कह चुके हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि कोई बात हो रही थी, कहीं शेकअप की बात हो रही थी, कहीं ये हो रहा था कि हुकूमत जो है उसको किस तरह से घर भेज दिया जा सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बात करते हैं इस सेगमेंट में, अपने पैनल से पूछते हैं कि ये सब ये इनके जहन में क्या है, क्या सिनारियो देख रहे हैं कि ये अब से लेके मार्च तक। सलीम बुखारी साहब आप बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेचुरल बात है कि एक मूवमेंट चल रही है तो उसकी लीडरशिप के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने फॉलोअर जो है, अपने वर्कर्स जो हैं, उनको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देते रहें ताकि मूवमेंट का जो हाइप कह लीजिए, जो इसका मोमेंटम है वो कायम रहे। बिल्कुल। इसमें एक नई बात ये है कि अब उन्होंने 31 जनवरी डेडलाइन तय कर दी है हुकूमत के लिए कि वो खुद से जो है रिज़ाइन करके घर चली जाए। जाहिर है आप ठीक कह रही हैं कि कोई हुकूमत खुद से नहीं जाती है, लेकिन हमें ये तजर्बा ज़रूर है कि हुकूमतों को कैसे घर भेजा जाता है। अगर इस पर भी किसी को शुबा है तो मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। पहले पॉपुलर थीसिस हुकूमत का ये रहा कि मूवमेंट्स के नतीजे में कभी हुकूमतें नहीं गई हैं। मैं एक तारीख का स्टूडेंट हूँ, अगर आप मुझे कहें मैं आपको रिकॉल करके बता देता हूँ कौन सी हुकूमत मूवमेंट के नतीजे में गई थी। और ये कहना कि जी धरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, धरना जिसने दिया था उसको हुकूमत मिली, तो है हमारी आंखों के सामने। तो ये जो हुकूमत का ये जो आंखें बंद करके ये तसव्वुर कर लेना है कि ये फिजल आउट हो जाएगी या ये ख़त्म हो जाएगी और हम आराम से बैठ के मज़े लेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। हुकूमत के लिए परेशानी के दिन अभी हैं बहुत बाकी। इतना रिलैक्स वो काहे के ऊपर कर सकते हैं? या तो ये ना कि गवर्नेंस बहुत ठीक हो रही है, मुल्क जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, इंटरनेशनली हम बहुत वेल प्लेस्ड है, तो ये सब कुछ अगर लैक करता है तो फिर हुकूमत के लिए ये डबल प्रेशर है। एक उनको अपनी गवर्नेंस ठीक करनी है, दूसरा उन्हें अपोजिशन की मूवमेंट जो है उसको काउंटर करना है। मेरे ख्याल से पीडीएम की मूवमेंट बेस और फोकस कर रही है द पावर दैट बी पर, कि वो जो है वो इन डेडलाइंस को ऑनर करवा देंगे या वो किसी न किसी सूरत में कोई एक्ट करेंगे। अब ये उनकी खुशफहमी है या उनके साथ उनके कोई रवाबत है। अगर आपको याद हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा एक प्रोग्राम में बताया कि वो पहला धरना किन की गारंटी पर छोड़ के आए थे साफी साहब के प्रोग्राम में बताया था उन्होंने, और कहा उन्होंने खुले लफ्जों में, ठीक, और उन्होंने कहा कि मार्च में हमें वादा किया गया था कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे। जाहिद आपका हाउ डू यू सी द नेक्स्ट 3 मंथ्स? देखिए, इस वक्त हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा हुकूमत से खुद है। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये हुकूमत जो है
जहाँ गवर्नेंस के अगर बात करें तो इससे ज्यादा कमजोर हुकूमत कभी नजर नहीं आई है हालिया दिनों में, कभी तो नहीं कह सकते हैं, पिछले तकरीबन एक दहाई में जो है नजर नहीं आती है। ना ही कोई जो है इसके पास कोई विजन है, कोई ना ही इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई जो है उसके पास हिकमत मिली है। जो इस किस्म के नैरेटिव और बयानियां आते हैं वो उसको खुद हुकूमत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत के, और ये मुझे एक और खतरा रहता है कि ये जो जिस तरह से एक उन्होंने थोड़ा सा लगता है ये दिखाने के लिए भी कह लें कि अपने आप को एक कॉम्प्लेसेंसी की बात कर रहे हैं कि हाँ जो अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती है या जलसे कम खुद उनके लिए जो है नुकसानदा है। दूसरी बात यह कि अभी भी संजीदगी नहीं आई है इसमें। संजीदगी से मतलब यह है कि इनको बहुत, अगर ये संजीदा होते तो आज शायद ये नौबत यहाँ तक नहीं आती, क्योंकि बहुत पहले से अगर शुरू से जो है कुछ इमरान खान साहब को अपनी स्टेटमेंटशिप अगर उनमें थी तो अगर दिखाते तो शायद ये आज जो है ये लोग इतने अपोजिशन इकट्ठा भी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक और बात मेरे नसीब, सबसे बुनियादी चीज ये आती है, अब अपोजिशन की तरफ मैं बात करता हूँ कि ये बार बार बात करते हैं कि हुकूमत को चलता करेंगे, तो जरा इनसे जरा एक और चीज भी वजाहत कर दें, क्योंकि सारा बयानिया इनका 70 के यही है, PMLN का खास तौर पे, कि 70 साल से किसी भी हुकूमत को टाइम मुकम्मल करने नहीं दिया गया है। तो अगर फर्ज किए ये इस रवायत को बरकरार रखते हैं कि किसी भी ताकत के जरिए, मतलब स्टेट पावर के जरिए या जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इस हुकूमत को गिराएंगे, तो मुझे बताइए कि क्या जमहूरियत इस मुल्क में मजबूत होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन जाहिर दे डोंट केयर, नोबडी केयर्स। आपको भी पता है तारीख हमारी भरी हुई है, नोबडी केयर्स। असल में कह रहे हैं जमहूरियत, लेकिन वो कहते हैं जी दूसरे को धक्का दो, बाहर निकालो और हमने अंदर आना है, नो मैटर हु इज ऑन द ऑपोजिशन। एक और बात भी है कि जब ये कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, तो आप एक तरफ तो ये बात आती है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर होना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में दूर होना है तो फिर उसको आप इसके अंदर लेके नहीं आए। कह रहे हैं इस दफा आए ताकि फिर हमेशा दूर हो जाए। मेहर, योर कमेंट्स क्विकली बिफोर वी कंक्लूड। देखिए जाहिद साहब सही कह रहे हैं, ये इतनी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, बयान ये सिविल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आप सिविलियन बालादस्ती आप इस तरह तो नहीं कायम कर सकते जिस तरह आप कर रहे हैं। दे ऑल हैड देयर रन्स। सिविलियन बालादस्ती के लिए किसने कितना पुरसा डाला है ये हम तीनों जानते हैं, पूरी आवाम जानती है, वो तो पूरा आपका एक और शो निकल आएगा। मगर दैट बीइंग सेड, आपको याद है कि 2014 के धरने के दौरान नवाज शरीफ साहब के लिए पार्लियामान ढाल बनी थी, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी अगेंस्ट दिस ये धरना और ये एक रवायत कायम करना कि आप मोबिलाइज करें लोगों को और हुकूमतों को चलता करें। वो ढाल आज इमरान खान के पास नहीं है। आप जवाब दें क्यों नहीं है, वेरी क्विकली, एंड दैट्स द आंसर टू लॉट ऑफ थिंग्स। हर एक को ऑस्ट्रेसाइज किया है, हर एक को उन लोगों ने एट एन आर्म्स लेंथ रखा है, दीवार से चुन दिया है। कौन है जिसको उनका एतमाद हासिल है और एक म्यूचुअल ट्रस्ट है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रही है पार्लियामान के अंदर? वो तो कल्चर ही नहीं रहा। उन्होंने कभी पार्लियामान की वुक्कत को या पार्लियामान की स्ट्रेंथ को खुद ही नहीं समझा। पहले 2014 में बैठ के लानतान की थी बाहर, अब अंदर बैठ के भी पार्लियामान के अंदर एक स्ट्रेंजर इन द हाउस ही बैठे हुए हैं, व्हिच इज वेरी सैड। जितनी भी कंट्रोवर्सीज या जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं ऑपोजिशन के अंदर हो, वो सिंगल हैंडेडली ओवरशैडो हो जाती हैं इमरान खान साहब की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। एस्टैब्लिशमेंट किसी की नहीं है। कल को अगर ये नहीं परफॉर्म करते, ये जितने भी ईमानदार हो, इनकी टीम अच्छी नहीं है, तो ये एसेंशियली एक डेड वेट लॉस है, और डेड वेट लॉस कोई एस्टैब्लिशमेंट कैरी फॉर्वर्ड नहीं करती। लगता नहीं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगता नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे से हटने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि ऑपोजिशन किस जाएगी, क्या पोजीशंस देती रहेगी। और जैसे पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी तो बड़ी अहम है, उसको आपने रिटेन रखना है हर सूरत में, लेकिन अगर 11 जमातें एक तवातर के साथ आपको बॉयकॉट करें और फिर इस्तीफे भी दे दें, तो फिर ऑब्वियसली बिग क्वेश्चंस अराइज। इमरान खान साहब के हवाले से ये ज़रूर कहना होगा नाजरीन के ये असद उमर साहब ने भी कहा, फवाद चौधरी ने भी कहा, और भी लोग कहते रहे कि ये जो जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का ताल्लुक है, उस हवाले से इमरान खान साहब ने ये जो तहिया किया कि खुद ज़ाती तौर पे बात करते चले जाएंगे और बुरा भला कहते चले जाएंगे अपोजिशन को, ना कि इदारों को मजबूत बनाते, कि वो अपना काम करते और ये फोकस रखते उस गवर्नेंस पर जिसके हवाले से सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं कि उधर क्राइसिस है। लेकिन बहरहाल इस वक्त एज वी स्पीक हुकूमत कोई घर नहीं जा रही, अपोजिशन क्या करती है उसको देखना पड़ेगा। और जैसे
पैनलिस्ट सब कह रहे हैं अपनी अपनी जगह कि बातचीत बिहाइंड द सीन्स किसी ना किसी तरीके से हो भी रही है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। नाज़रीन, आज हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।